ओके बच्चों, मल्टीपल एंड सेकंड बोथ डन। ओके, बहुत बढ़िया। तो आज अपन सबसे पहले तो एमएससी की एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड। मैं मेरे पास ओपन कर रहा हूं, आप आपके पास ओपन कर लीजिए। एमएससी के पहले अपन एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट प्लस एससीवी चैप्टर 34 भी डन। अच्छा, एससीवी का चैप्टर 34 भी बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे, पर वो अपन इस क्लास में नहीं करेंगे, वो अपन अपनी डाउट क्लास डिस्कशन क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक्सरसाइज 1 में हमारे काफी क्वेश्चन 30 तक तो क्वेश्चन हो गए थे देखो, और उसके आगे फिर मल्टीपल करेक्ट हमें डिस्कस करना थे। तो बताइए अब मल्टी करेक्ट में आपके क्या क्या डाउट थे। एक्सरसाइज 1 में सिंगल चॉइस तो आई थिंक सब हो गए थे, मल्टी करेक्ट बचा था। तो एक मेरे पास डाउट आया है, जस्ट अ मिनट। इस हफ्ते से नो नंबर ऑफ डाउट क्लास बढ़ा लेंगे। हाँ ठीक है, अपन एससीवी वगैरह को कंप्लीट करने के लिए इस हफ्ते अपन पूरा एमएससी कंप्लीट हो जाए डिस्कशन, इसलिए अपन डाउट क्लास भले ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो आप लोग एससीवी के बाद फिर क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट कर लो, और उसके बाद 1 2 3 4 भी कंप्लीट कर लो। तो जो भी पेंडिंग डिस्कशन है अपना सारा अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अपने डाउट भेज दीजिए। तो मेरे पास एक आया 31, उसके बाद 34, 36, 37, 40। 31, 34, 36, 37 एंड 40। डाउट आया देखो मेरे पास अभी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन। सर 1 2 3 4 में एमएससी और मैग्नेटिज्म साथ में दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 में एमएससी दिया होगा, मैग्नेटिज्म जो अपन पढ़ रहे थे ना वो 12 मिनट की, वो सब चीजें नहीं दी होगी 1 2 3 4 में, ठीक है। एक 43 और आ गया मेरे पास, 32 का ऑप्शन भी एक आया मेरे पास। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं अपन। An observer A of charge Q, observer A and a charge Q are fixed in a stationary frame F1. An observer B is fixed in a frame F2, which is moving with respect to F1. ठीक है। तो A में पूछा है both A and B will observe electric field। हाँ, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर फ्रेम में दिखेगी आपको। B में बोला है both A and B will observe magnetic field। नहीं, जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड देखेगा नहीं, ठीक है। फिर सी में लिखा है नाइदर ए और बी विल ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड। ये भी गलत है, क्योंकि बी को चार्ज मूव करते दिखेगा, और बी विल ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड बट ए विल नॉट। तो इसका डी सही है। समझ में आ रही क्या बात? ये क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में चार्ज इज रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे दिखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगी। आपने 31 का डी ऑप्शन बोला था, क्या ये क्लियर है अपन को? इवन इफ बी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ भाई, बी ए ए के रिस्पेक्ट में तो चार्ज रेस्ट पे है ना, तो ए को तो चार्ज मूव करके दिख ही नहीं रहा है, तो ए के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी नहीं ना, है ना। बी कुछ भी वेलोसिटी से चले, ए को तो चार्ज रेस्ट पे दिख रहा है, तो उसको तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखेगी ना। सर बी को इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिखेगी? मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं दिखेगी यार? ऐसा क्या लॉजिक आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखेगी? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं दिखेगी? बताओ। बी को इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिखेगी? तो मेरा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कि भाई बी को इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं दिखेगी, आप बताओ। कॉज अगर बी को रेस्ट पे माने देन मूविंग चार्ज जैसा हो जाएगा। बी को रेस्ट पे माने तो मूविंग चार्ज हो जाएगा, ये कैसे बोल रहे हो आप? ये तो कुछ अलग ही कुछ अजीब ही सेंटेंस बोला है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंपल सी बात है। भाई कोई चार्ज दिख रहा है आपको तो चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। हाँ, यस गोपाल बिल्कुल सही। बोलो यशवर्धन, आपको क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है। जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखेगी दिखेगी, मैग्नेटिक फील्ड दिखना नहीं दिखना वो डिपेंड करता है कि चार्ज मूव कर रहा है कि आपकी फ्रेम में, ठीक है। चलो, ओके, आई थिंक अब ये पूरा हो गया, अपना डिस्कशन काफी हो गया इसके ऊपर। तो अपन आगे बढ़ते हैं अपना। 32 पूछा था आपने, 32।
In the following hexagons made up of different material P and Q, current enters and leaves from the point X and Y, in which case the magnetic field at the center is not zero. किस केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं है? तो जो हेक्सागन बनाया है देखो वो कैसे बनाया है, टू डिफरेंट मटेरियल लिए है P और Q के बीच में. अब D वाले केस आपने बोला था, मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि D में देखो ऊपर PQ नीचे PQ, D में तो जीरो होगा ना, तो इन्होंने नॉट जीरो पूछा है. डी में देखो जीरो आएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्री है ना. क्या आपको समझ में आ रहा है कि डी में सिमेट्री है? देखो यहाँ पर मटेरियल पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है. तो क्यू का आधा पोर्शन, पी का आधा पोर्शन और पी प्लस क्यू, ये जो मटेरियल बनेंगे, जो यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा वैसे रेजिस्टेंस तो नीचे भी बनेगा ना. यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ पी और यहाँ क्यू. तो P का आधा, Q का आधा, एंड P एंड Q. नीचे जो रेजिस्टेंस है ऊपर रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट सेम जाएगा. ठीक है, करंट सेम रहेगा, तो यहाँ और यहाँ करंट सेम, तो सेंटर पे एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आएगी. एक मिनट, अब नीचे वाले में P एडजस्टेंट है. अच्छा, P और P के साथ P दिया है. अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, P के साथ P दिया है, फिर यहाँ Q दिया है. हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी. अभी भी आधा P, PQ और आधा Q. यहाँ पर वायर को देखोगे तो हाफ ऑफ P, देन PQ, देन हाफ ऑफ Q. यहाँ पर भी सेम चीज है, देखो हाफ P हाफ Q एंड PQ. ऊपर और नीचे तो एक जैसे वायर का रेजिस्टेंस आ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस एक जैसा आएगा, इसका मतलब कि करंट सेम रहेगा. ऊपर नीचे करंट सेम, तो सेंटर पे दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो नेट जीरो. ठीक है, हाँ चलो 32 हो गया. उसके बाद 34. A wire is bent to form a square loop of side alpha. It carries a current I. It is kept perpendicular to uniform magnetic field. एक वायर से स्क्वायर लूप बनाया है और उसको मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर. तो शेप ऑफ लूप इज चेंज्ड टू फॉर्म स्क्वायर टू सर्कल विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर. देन तो ये तो ऐसा कि ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका बिगिनर बॉक्स में था. इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो m डॉट माइनस m डॉट b का चेंज लिख देना आप. ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछिए पहले, तो फिर वो तो निकाल सकते हो आप. मैग्नेटिक स्क्वायर लूप विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर लूप इज, तो वो तो आप निकाल सकते हो. अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से. तो इसमें समस्या क्या है? 34 में समस्या क्या है बताओ? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने बिगिनर बॉक्स में करा था. तो अच्छा 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 ठीक है, चलिए ओके. तो 34 हो गया इसका मतलब अपना. फिर 36, क्वेश्चन नंबर 36. In the region magnetic field along x-axis changes with time according to the given graph. मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग है और ग्राफ दिया है उसके हिसाब से बदल रही है वो. तो देखो ग्राफ देखो, तो पहले बी नॉट कॉन्स्टेंट है टी नॉट टाइम तक, फिर टी नॉट से 2 टी नॉट तक माइनस बी नॉट कॉन्स्टेंट है. माइनस बी नॉट मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. ठीक है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव में, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने. अब क्या बोला उन्होंने, the time period pitch and radius of a helix path are t naught, p naught and r respectively. Then which of the following is incorrect with the particles projected at an angle theta naught with the positive x-axis and xy plane. एक मिनट पढ़ते हैं. इन अ रीजन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस चेंजेस विद अकॉर्डिंग टू टाइम. एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है, और पार्टिकल को कैसे फेंका उन्होंने, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा नॉट विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन xy प्लेन. तो xy प्लेन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा आपने, एक्स प्लेन में दिखा हुआ अगर, तो इसी प्लेन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा है ऐसे एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है एक्स एक्सिस के अलोंग. तो पार्टिकल के वेलोसिटी के कंपोनेंट परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट अलोंग द फील्ड हो जाएगा. तो ये तो कैसा हेलिकल मोशन करने वाला है ना. हेलिकल मोशन जैसा सिचुएशन है. वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है उसके वजह से सर्कुलर मोशन होगा. किधर होगा, v ऊपर, v इधर, v क्रॉस v अंदर, तो अंदर की तरफ सर्कुलर मोशन बन जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है हर टी नॉट टाइम के बाद, और टी नॉट टाइम क्या है, सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, मतलब 2 पाई m अपॉन qb. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम ही हमेशा, m और q तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है. तो पार्टिकल की वेलोसिटी एंगल पे भी कर दो तो भी इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं. तो हर एक टाइम पीरियड बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई. तो पहले ऐसा सर्कल, फिर उल्टा सर्कल. क्यों? ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा.
है ना, 8 जैसा फिगर बन जाएगा, बिल्कुल सही, 8 जैसा फिगर बनेगा और पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा। तो वो पहले पीछे की तरफ सर्कल बन रहा है, फिर ऐसा आगे की तरफ सर्कल, फिर ऐसा पीछे सर्कल, फिर आगे सर्कल, तो 8 जैसा फिगर बनते जाएगा, ऐसा सर्कुलर मोशन होगा। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती जा रही बार बार यहाँ, है ना। हाँ, इन्फिनिटी जैसा दिखेगा या 8 जैसा दिखेगा बोल सकते हैं। और अब पूछा क्या है इन लोगों ने, एट t इक्वल टू t नॉट बाय 2 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल पूछ रही है। अच्छा, और इसमें r क्या दे रखा है, पिच ऑफ द हेलिक्स इज p नॉट, r इज द रेडियस। अच्छा, रेडियस के टर्म में अपन को आंसर बताने हैं। तो t नॉट बाय 2 टाइम पर क्या होगा, t नॉट बाय 2 टाइम पे क्या होगा, देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी का ऊपर वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर है, तो v क्रॉस भी अंदर लगेगा फोर्स, तो पीछे की तरफ x y z इधर, माइनस z में पार्टिकल जा रहा है, और t नॉट बाय 2 टाइम में तो आधा सर्कल मूव करेगा, तो आधा सर्कल मूव करेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, आधा सर्कल मूव करके मैं अगर दिखाऊं, ये हमारा z एक्सिस, तो ऐसा कुछ मूव कर जाएगा यहाँ आधा सर्कल, थोड़ा सा आधा पिच के बराबर डिस्टेंस आगे चला गया, वो पिच बाय 2 के बराबर आगे चले जाएगा, और आधा सर्कल मूव करा, तो यहाँ से डिस्टेंस 2r हो जाएगी उसकी, ये डिस्टेंस 2r, तो x कोऑर्डिनेट होना चाहिए p नॉट बाय 2, पिच का आधा, z कोऑर्डिनेट दिखेगा नेगेटिव में, z इधर था ना पॉजिटिव, तो माइनस z है, और y कोऑर्डिनेट क्या दिखेगा 0, क्योंकि आधा सर्कल में वापस से xz प्लेन में आ रहा है, तो z कोऑर्डिनेट इज माइनस 2r, ये होना चाहिए इसकी कोऑर्डिनेट t नॉट बाय 2 टाइम पे। ये समझ में आ रहा है क्या, अच्छे से समझो, ये x एक्सिस, ये ऊपर y एक्सिस, बाहर की तरफ z एक्सिस, x क्रॉस y इधर z, पार्टिकल को जो वेलोसिटी y के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड x के अलोंग है, तो v क्रॉस भी अंदर आ रहा है, तो पार्टिकल अंदर की तरफ जाएगा, आधा सर्कुलर मोशन होगा हाफ टाइम पीरियड में, तो ऐसा सर्कुलर पाथ, तो यहाँ से 2r डिस्टेंस चला गया और z एक्सिस के अलोंग, बट नेगेटिव z एक्सिस में, ठीक है, और 2r डिस्टेंस कवर करके फिर वापस से xz प्लेन पे है, तो y कोऑर्डिनेट 0, और हॉरिजॉन्टल में पिच बाय 2 आगे बढ़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, इज दिस क्लियर, सबको क्लियर ये पहला ऑप्शन। चलो बच्चे बोल रहे यस। अब सेकंड में बोला है 3t0/2 टाइम पर पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, 3t0/2 टाइम पे सबसे पहले तो 3 पिच बाय 2 का डिस्टेंस वो कवर कर लेगा x में, y फिर से 0 होगा, और z अब पॉजिटिव में हो जाएगा, है ना, z अब पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि वो एक जैसा शेप बना रहा था ना, तो पहले जब नेगेटिव डायरेक्शन में घुमा, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा, ठीक है, ये नेगेटिव में घूम के पार्टिकल पूरा यहाँ आ गया, यहाँ पर, और ऐसा सेमी सर्कल इधर और कवर हो गया, उसके बाद फिर अब पॉजिटिव में घूमना लगेगा, इधर की तरफ घूमेगा, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा इधर की तरफ, यू, वो डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो इसका डायग्राम तो अब आप इमेजिन ही करो, मतलब ऐसा बोर्ड पे तो नहीं बना पा रहा मैं, वो पहले नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ सर्कुलर मोशन जैसा हुआ, फिर पॉजिटिव जेड एक्सिस में सर्कुलर मोशन होगा, तो अब जो 3t0/2 टाइम पर जो जेड कोऑर्डिनेट यहाँ नेगेटिव में हुआ था, वो पॉजिटिव में हो जाएगा बस। हाँ, यस, चलो क्या है, क्लियर है अब, बी ऑप्शन समझ में आ रहा है इसका, बी सही है। चलो अब आगे बोला है सी में 2 एक्सट्रीम्स फ्रॉम एक्स एक्सिस आर एट डिस्टेंस 2r0 फ्रॉम इच, 4r0 होगा, एक्स एक्सिस से उधर भी 2r, इधर भी 2r तक जा रहा है, तो 4r0 होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत और डी सही है। चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36। उसके बाद आपने बोला 37। गोपाल बोल रहा है एक्सिस का हेलिक्स फिर से बता दे सर, इनकरेक्ट पूछा है, आंसर सी, हाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो फिर आप देख लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है, एक्सिस का हेलिक्स यहाँ पर है ना, एक्सिस का एक सिंगल हेलिक्स नहीं है, यहाँ पर है ना एक जैसा शेप है, तो एक्सिस का कोई हेलिक्स नहीं है, तो उधर सामने से देखते ना अगर इसको, ये जेड एक्सिस नेगेटिव में, जेड एक्सिस प्लस में, तो पहले पार्टिकल ये वाई एक्सिस, पहले पार्टिकल वाई ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसा घूम रहा है, ऐसा शेप बन रहा है, उसको सामने से देखोगे तो यू,
तो इसमें एक्सिस नहीं बोल पाएंगे अपन यार, ये हेलिक्स ही नहीं है, असली में तो हेलिक्स जैसा ही नहीं है ये। ठीक है, पहले नेगेटिव एक्सिस की तरफ ऐसा सर्कल बना, फिर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ सर्कल बना, तो ये एक तरह से हेलिक्स भी नहीं दिखेगा आपको, है ना। हाँ चलो, आकाश क्या बोल रहा है, सर मॉड्यूल में गलत प्रिंट हुआ है, मॉड्यूल में एबीडी लिखा है। अच्छा, इसका पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। Which of the following is incorrect if the particle is projected at angle theta naught with the positive x-axis in xy plane? इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली सी ऑप्शन हो जाएगा, और अगर ए बी डी आंसर दिया है तो इसका मतलब उन्होंने करेक्ट का आंसर दे दिया है। ठीक, हाँ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट लिख देंगे फिर अपन। ठीक है, चलो तो ये हो गया 36। उसका 37, a particle of specific charge alpha is released at t equal to 0 from the origin with initial velocity v naught I cap in uniform magnetic field minus v naught k cap. Then the x component of velocity of particle at some time, y component of velocity of particle at certain time, path of particle of circle of radius. तो इसमें मेरे से क्या जानना चाहते हो आप, ये बताओ 37 में। ये तो थोड़ा आसान लग रहा है मुझको क्वेश्चन, तो आप बताओ मुझे इसमें किसी ऑप्शन में दिक्कत है कि क्या दिक्कत है 37 में, क्या पूरा ही क्वेश्चन बताऊं मैं कि कोई एक ऑप्शन नहीं आ रहा है। पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज दिया है, मतलब चार्ज बाय मास का रेशियो दिया है, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पर से पार्टिकल को फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी आई कैप में थी, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में, तो सर्कुलर मोशन होगा यहाँ। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट, सर्कुलर मोशन का डायग्राम बनाओ और वेलोसिटी आपको पता है सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होती है, उसका कंपोनेंट लिख दो। ये तो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया, मुझे नहीं लगता ये डाउट होना चाहिए, अगर सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो ये आ जाएगा, और हमने करा भी है क्लास में। चलो मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। ये हमारा एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं अपन, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई से परपेंडिकुलर इधर प्लस जेड, मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने माइनस जेड में दिए, मतलब अंदर की तरफ दिए, पार्टिकल को एक्स एक्सिस ओरिजिन से छोड़ा है, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी दी है, अलोंग एक्स एक्सिस दी है ना, हाँ वी नॉट आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग दी है। ठीक है, अब इधर वेलोसिटी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड वी क्रॉस भी ऊपर, तो पार्टिकल का सेंटर यहाँ कहीं आने वाला है, सर्कुलर मोशन ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, अब सर्कल में किसी टाइम टी पर पार्टिकल कितना एंगल घूमेगा, दैट थीटा शुड बी ओमेगा टी, ये तुम्हें एंगल मिल गया, और यहाँ अब स्पीड तो भी रहेगी, वो ऐसे हो जाएगी, उसका एंगल ये थीटा, तो वर्टिकल से इसका एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा हो जाएगा इसका, आप चेक करना इसका हॉरिजॉन्टल से थीटा आ जाएगा। अब वो ज्योमेट्री लगा के देखना, इफ दिस इज थीटा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा, है ना। ये ज्योमेट्री तो अपन को कई बार करी तो शायद आती होगी अब तो। अब v के कंपोनेंट लिख लो, v cos थीटा x एक्सिस के अलोंग, v sin थीटा y एक्सिस के अलोंग, और थीटा को क्या डाल देना, ओमेगा टी डाल देना, हो गया क्वेश्चन। ओमेगा कितना होता है सर्कुलर मोशन में, लिख देना मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा कितना होता है। ठीक, बताया। चलो अब यशवर्धन, इज दिस क्लियर और नॉट, आ गया, वेरी गुड। अब ये बताओ कि ये इजी क्वेश्चन था कि टफ था, ये हमसे होना चाहिए था कि डाउट बनता है इसमें, बताइए। सर थीटा उल्टा ले लिया तो कंपोनेंट अपोजिट आ गया, अच्छा ठीक है, मतलब डाउट नहीं था आपको, आपने कुछ करा था उसमें कुछ गलती हो गई थी, है ना, तो इसको डाउट थोड़ी बोलेंगे फिर अपन, आपने करा था तो अपन इसको देखो। एक और चीज हमेशा, सभी बच्चे सुनिए, अभी आपने, आपको मैसेज वैसेज आए होंगे, आपने देखा होगा आपके ग्रुप पर कि बीएम सर का एक है ना वीडियो, कुछ उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड करा था, 3 मिस्टेक जो अपन को अवॉइड करनी चाहिए ऐसा। ठीक है, तो वो उस वीडियो में पहला जो शुरू में उन्होंने मिस्टेक बताई है वो जरूर देखना। बहुत अच्छी चीज बोली है, जो मैं भी आपको बोलता हूँ कई बार कि ना क्वेश्चंस करके बच्चे कई बार है ना डाउट, मतलब पूछने में ना सही तरह से पूछते नहीं है, वो है ना या तो क्वेश्चन करते ही नहीं है, वो बस बोल देते हैं क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन के साथ जूझते ही नहीं है, क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन से हार मान जाते हैं जल्दी से और डाउट पूछ लेते हैं।
अब टीचर्स की अवेलेबिलिटी होने से क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि यार मेरे को नहीं आ रहा है, टीचर से पूछ लो। पर इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आप सीख नहीं रहे हो कुछ भी, तो आपका इंप्रूवमेंट कैसे हुआ? एग्जाम में आप क्या करके आओगे? ठीक है, तो हाँ, यस, ठीक है। तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके दिमाग में चीजें होना जरूरी है। आपको क्वेश्चंस करने का कॉन्फिडेंस आप में होना जरूरी है और आपके क्वेश्चंस खुद से करे हुए होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं अपन। तो इसमें अगर आपका डायरेक्शन में चेंज आपको लग रहा था, साइन में कुछ गलत आ रहा है, तो वापस से ट्राई करना था, उसको सोचना था, डायग्राम सही बनाना था, देखना था कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है, एक्स वाई जेड। मतलब देखो छोटी छोटी स्टेप्स होता है हर क्वेश्चन में चेक करने का। कई कई जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पे अपन गलतियां कर सकते हैं, तो अपन को वापस चेक करने में उन चीजों को चेक कर लेना चाहिए कि हमने ये गलती तो नहीं करी, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे है तो जेड इधर आएगा, माइनस जेड विल बी इनटू द बोर्ड। तो कई छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा चेक कर लिया करो कि कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे अपन। फिर वो गलती नहीं हो अगर, तो देखो कि कहीं अपन ने क्वेश्चन गलत तो नहीं समझ लिया, है ना, गलत तो नहीं समझ लिया, कुछ हमने लैंग्वेज में गलत तो नहीं समझ लिया। वो नहीं करा है तो फिर अगली स्टेप पे आ जाओ, कोई कैलकुलेशन गलतियां तो नहीं करी है। ठीक है, तो एक इस तरह से अपने आप को चेक करो कि हमारा कहाँ गलती हो रही है। और ये गलती जब ढूंढना खुद से आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी कहाँ गलतियां होती, तो मैं अवॉइड करूंगा उस चीज को। ठीक है, कई बार होता है ऐसा, टीचर्स अवेलेबल रहते हैं तो आप तो बैच, आपकी बैच तो ऑफकोर्स बहुत अच्छी है, आपकी बैच में तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता है। तो मैंने देखा है कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं आया बस बोल देते हैं, है ना। आपकी बैच में तो नहीं होता ऑफकोर्स ऐसा। तो खुद से गलती हमेशा कोशिश करना चाहिए ढूंढने की, है ना। हाँ, चलो, ओके। हाँ यार, बुराउद्दीन का नाम भी सही है यार, बुराउद्दीन का नाम भी बीए में। चलो, अब आगे बढ़ते। हम्म, हाँ, तो पॉइंट ये था कि मतलब कोशिश अपन को और बेटर करना चाहिए, एकदम से हार नहीं मानना चाहिए, है ना। आप कोशिश करो हमेशा कि क्वेश्चन है ना, मतलब हमसे ही हो जाए। नहीं हो तो हम तो है यहाँ पे आपके डाउट बताने के लिए, लेकिन आपको जैसे डाउट पूछ रहे हो तो आप ये भी बताओ कि आपने क्या करा था। थोड़ा सा डिस्कशन होता है ना अपना, ये तो डिस्कशन म्यूचुअल होता है। सिंगल मैं बोल रहा हूँ और आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है तो उसको डिस्कशन थोड़ी बोलते हैं। तो आप भी बताओ कि आपने क्या करा, फिर मैं बताओ अच्छा ये ऐसा करना था, वैसा करना था, इसमें ये गलती है। आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करो कि हमारी मेथड में क्या गलती थी, वो बता दो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज्यादा सीखते हैं अपन। ठीक है, चलो। हम्म, है ना। मुझे तो मतलब और मल्टीपल मेथड्स हो सकती है क्वेश्चन करने की। तो कई बार होता है कि मैं जिस मेथड से कर रहा हूँ वो हो सकता है उससे ज्यादा अच्छी मेथड से आपने करा हो। तो आपकी अगर कोई दूसरी मेथड हो तो आप वो भी मुझसे शेयर करा करो। हो सकता है आपकी मेथड ज्यादा अच्छी है तो मैं फिर सबको वही बोलूंगा करने का। या हो सकता है कि आपकी मेथड में कुछ गलती थी पर बाय चांस आपका आंसर आ गया, तो आपका वो गलती रह तो नहीं जाना चाहिए ना, वो तो आपका मिसकंसेप्शन हमेशा के लिए रह जाएगा। तो ऐसा अपन डिस्कशन करना चाहिए अपन को, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन अब। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया हमारा, है ना। उसके बाद आपने क्या बोला था मुझसे, 37 का 40। तो 40 में मुझे कुछ लिखा है, 40 में एंगल के बीच में रिलेशन नहीं नहीं निकाला। अच्छा, नहीं निकल रहा, अच्छा ठीक है, एक बार चेक करता हूँ 40 का सी। किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ रखिए। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 40। A particle of charge minus q and mass m enters the uniform magnetic field B perpendicular to paper inward P with the velocity v naught and angle alpha with the leaves with the q beta is shown in the figure. Then अल्फा और बीटा तो इसमें इक्वल होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन होता है उसमें एक जगह पार्टिकल जब एंटर करेगा दूसरी तरफ से निकलेगा तो सिमेट्री हो जाती है। ये तो अपन ने क्लास में भी देखे ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो अल्फा बीटा तो इक्वल हो जाने चाहिए सबसे पहली चीज तो। अल्फा बीटा तो इक्वल हो जाने चाहिए। देखो ये है बाउंड्री मैग्नेटिक फील्ड की, क्रॉस में आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है इनटू द बोर्ड। और पार्टिकल एक जगह पी पे एंटर कर रहा है और यहाँ वेलोसिटी इस तरह से दी है बी। तो वी क्रॉस बी इधर लगेगा, सर्कल का सेंटर यहाँ आना चाहिए। लेकिन चार्ज चेक करो, पार्टिकल का चार्ज क्या दिया है, पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू, माइनस में दिया है देखो वो। तो अपोजिट फोर्स बनाना पड़ेगा मुझे। बी क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर आ रही है लेकिन फोर्स इधर हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव है। तो इधर कहीं सर्कल का सेंटर,
अब ये सर्कल का सेंटर है तो सर्कल बना लो पहले तो, यहाँ पर ऐसा सर्कल बन जाएगा कुछ, है ना, थोड़ा अच्छा बनाओ सर्कल। चलो ये सर्कल बनाने की कोशिश करी, देखो मैंने, तो ये हमारा सर्कुलर पाथ बन गया, दिस इज द पाथ जिससे पार्टिकल चलेगा, ठीक है। अब ये सर्कल की कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, है ना, कॉर्ड ऑफ सर्कल है ये। तो सिंपल सी बात है, अब कॉर्ड ऑफ सर्कल है तो ये जो एंगल होगा उतना ही एंगल अगर सर्कल के सेंटर को मैं इधर से ज्वाइन करूं तो ये एंगल बराबर होंगे, है ना, सिमेट्री होगी ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ से जब पार्टिकल निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ जिस एंगल पे बना रही थी वही एंगल होगा, होना चाहिए, ये होगा 90, ये वेलोसिटी का इधर 90, अगर यहाँ पर वेलोसिटी का सरफेस से एंगल थीटा तो यहाँ पर भी वेलोसिटी का सरफेस से एंगल थीटा ही होगा, सिमेट्री से, है ना, तो सारा काम हो जाएगा मुझे लगता है ना, ठीक है, अब हो जाएगा। उसके बाद एक बार बाकी ऑप्शन देख लेता हूँ, P से Q की डिस्टेंस पूछिए, तो PQ डिस्टेंस कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल की लेंथ निकालो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, रेडियस का ये कंपोनेंट, रेडियस का ये कंपोनेंट, रेडियस का ये जो कंपोनेंट है उसका डबल, कॉर्ड ऑफ सर्कल, है ना। और मेरे पास एक चीज आई कि सर क्या वी नॉट कॉस अल्फा इक्वल टू वी नॉट कॉस बीटा लिख सकते हैं? हाँ यार, अल्फा और बीटा बराबर है, वो अल्फा और बीटा बराबर एंगल है, तो दोनों बराबर एंगल है तो लिख ही सकते हो ऑफकोर्स, है ना गोपाल, अल्फा और बीटा ही बराबर है, तो वो तो सही लिखा है आपने, वी कॉस थीटा वी कॉस अल्फा इक्वल टू वी कॉस बीटा, अल्फा बीटा बराबर है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 हो गया पूरा, उसके बाद 43 बच रहा है। 43, consider the following statements regarding a charged particle in magnetic field. Which of the statements these are true? Starting with zero velocity, it accelerates in a direction perpendicular to magnetic field. क्या ऐसा हो सकता है? 43 का ऑप्शन सी क्या ट्रू है? अच्छा, विधान बोल रहा है अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा आ रहा है, अल्फा और बीटा एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैं अल्फा क्या दिया था उन्होंने, वेलोसिटी का लाइन से एंगल इधर अल्फा दिया था, ठीक है, इधर एंगल अल्फा दिया था, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 तो ये भी अल्फा होगा, दिस इज अल्फा, है ना, चेक कर लो अच्छे से, ये अल्फा, ये 90 तो ये 90 माइनस अल्फा, दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा तो ये भी 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 माइनस अल्फा, दिस इज आल्सो 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90, रेडियस से परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्फा होना चाहिए, तो अल्फा और बीटा इक्वल आ रहे हैं, ठीक है वेदांत, सही है। सर इसमें मैंने दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स को मिला दिया तो उससे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो अल्फा और दोनों बीटा उसमें वेलोसिटी वेक्टर को बनाने से राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनेगा? वो दोनों टेंजेंट है ना। तो दो टेंजेंट सर्कल की है वो हमेशा एक दूसरे परपेंडिकुलर होना चाहिए, नो सर। है ना, ठीक है, वो 90 डिग्री लेना गलत है। चलो आगे पढ़ते हैं फिर अपन 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी इट एक्सेलरेट्स इन डायरेक्शन, तो ऐसा तो होता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेशन तो आता ही नहीं है, वो एक्सेलरेशन क्रिएट करती है बट नॉट स्पीड चेंज करती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, तो ये तो गलत हो गया। फिर बी में लिखा है व्हाइल डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड इट्स एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, तो अभी जस्ट बोला मैंने एनर्जी कांस्टेंट होती है। सी में लिखा है ओनली द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इफेक्टिव इन डिफ्लेक्टिंग इट, हाँ सही बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड का वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से तो फोर्स आएगा, तो वही उसको डिफ्लेक्ट कराता है, सही बात है। डी, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो 43 का सी डी लग रहा है सही है, ठीक है, बोलो क्या क्लियर है? सागर बोल रहा है सर पर अपन तो वेलोसिटी के कंपोनेंट लेते हैं बी के डायरेक्शन में,
नहीं कुशाग्र, हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो बस लिखते v क्रॉस b। अब v क्रॉस b का मतलब किसी के अलोंग कंपोनेंट किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है। अगर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट की बात करी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है जो चेंज करने में काम करता है, वेलोसिटी का फोर्स लगाता है, पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। सही बात है वो, है ना। ओके चलो, और कोई डाउट इन सब में? एक्सरसाइज 1 पूरी हो गई क्या? इलस्ट्रेशन 9 एंड 11 की सिचुएशन एक्सप्लेन कर दीजिए। इलस्ट्रेशन 9 एंड 11, जस्ट अ मिनट। इलस्ट्रेशन 9 एंड 11 कौन से पेज पे? इलस्ट्रेशन 9 एंड 11 कौन सा? 159, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, चेक करना। ये क्या इलस्ट्रेशन 9? A wheel of mass m and radius r having a charge q uniformly distributed over its rim is rolling on a rough horizontal plane. यही है, ठीक है। एक व्हील दिया है उन्होंने कुछ, वो व्हील है मास m का, उसकी रेडियस r है, उस पर चार्ज q है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली कर रहा है उसकी रिंग पर, वो रोल कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, एंड अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 12, अबाउट अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 12। अच्छा, उसके एक्सिस पे उन्होंने एक लाइट रॉड रखा रखी है। A uniform magnetic field be directed opposite to the gravitational field is switched on in the space. तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम ग्रेविटेशनल फील्ड के उल्टी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मास m so that find the value of mass m that should be placed at the end of the rod to prevent the toppling of the wheel। अच्छा ठीक है, तो कोई व्हील ऐसे घूम रहा है ना, विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है अच्छे से, वो उस पर चार्ज है, तो वो रोल कर रहा है ऐसे, तो उसमें करंट घूम रहा है, करंट घूमने से उसमें ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, और तुमने ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, तो एम ऐसा, बी ऊपर, एम क्रॉस बी ऐसा टॉर्क आया। ये जो टॉर्क आया वो उस पर ऐसा इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, तो उसे तुम उल्टा घुमा दो तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। अब पूछना क्या चाह रहे हैं वो लोग, अब तो शायद मुझे लगता है कर लोगे ना, आपने भी लिखा कर लेंगे। ओके बहुत बढ़िया, तो अब करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क को बैलेंस करा लो बस। अब क्वेश्चन 11, in the figure shown a coil of single turn is wound on a sphere of radius r and mass m. The plane of the coil is parallel to the inclined plane is lying in the equatorial plane of the sphere. If the sphere is in rotational equilibrium, the value of b is, अच्छा देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक स्फीयर रखा था, तो इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे स्फीयर रखोगे तो रोल करना चाहिए ना नीचे, क्यों? क्योंकि इस पे mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा ऐसा लगेगा, एक mg cos थीटा लगेगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो mg sin थीटा इसको नीचे स्लाइड करा देगा, mg sin थीटा नीचे स्लाइड करा देगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। पर पढ़ो वहां फ्रिक्शन दिया है 11th में। स्फीयर इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोला है, अच्छा स्फीयर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो फ्रिक्शन के बारे में मेंशन तो नहीं करा है, लेकिन अगर ये अगर डायग्राम में उसको नीचे से पिन करके रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, वो पिन कराएगी नहीं, बस ऐसे पढ़ते हैं अपन, वो वैसे मानेंगे नहीं अपन जब तक बोलेंगे नहीं क्वेश्चन में। In the figure shown, a coil of single turn is wound on a sphere of radius r and mass m. The plane of coil is parallel to the inclined plane, its line equatorial plane of the sphere. If the sphere is in rotational equilibrium, the value of b, sphere rotational equilibrium में बोला है, मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। अगर प्लेन स्मूथ होता तो अपने आप ही रोटेट नहीं करता, वो सिर्फ स्लाइड करते हो जाता नीचे, लेकिन फ्रिक्शन के बारे में कुछ मेंशन तो है नहीं, है ना। और इन्होंने फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, आंसर देखो जीरो तो है नहीं, एक बार पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन वापस से, एक मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लगा रखी है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, एक ऐसा हमारे पास कॉइल जैसी दिखाई है, तो इस कॉइल में जो भी करंट होगा उससे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एम बन सकता है, ऐसा एम बन सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लगाई है, तो एम क्रॉस बी का टॉर्क बनेगा, वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा,
हाँ ठीक है, अब जैसे घुमाने की कोशिश करेगा वैल्यू ऑफ बी, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क तो कोई बैलेंस ही नहीं कर पाता, है ना। डेफिनेटली ये तो घूम जाता, फिर तो ऐसे घूम जाता। तो घूमने से बचाने के लिए फिर फ्रिक्शन होना चाहिए वहां पर, है ना, नहीं तो फिर तो काम ही नहीं बनेगा अपना। ठीक है, बट फ्रिक्शन तो अपन ने माना नहीं था, फिर गड़बड़ हो गई। फिर से पढ़ते, स्फीयर इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, द वैल्यू ऑफ बी इज, ठीक है। तो इसमें अपन को फिर यही मानना पड़ेगा कि वो हिंज जैसा कुछ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी और क्लियर होना चाहिए थी, तो वो हिंज जैसा कुछ मानना पड़ेगा। वो नीचे जो उन्होंने डॉट जैसा दिखाया है ना, वो कुछ हिंज जैसा है। इसका मतलब कि इस पॉइंट के अबाउट ये घूम नहीं रहा, ये तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है फिर एमजी के टॉर्क से बैलेंस कर दो। फिर तो उन्होंने जो, अब मैंने सॉल्यूशन में देखा उन्होंने जो करा वही करना पड़ेगा फिर तो अपन को। ये थीटा है, अगर मैं अगर ये एमजी को हटा के एमजी पूरा डाउनवर्ड दिखा दूं ऐसा, इस हिंज के अबाउट जो एमजी का टॉर्क है और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है, बस वो बैलेंस कर लो, है ना। ये डिस्टेंस आर, ये तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी, तो नेट एमजी का टॉर्क लिख सकते हो कितना होगा, है ना। हाँ चलो, यस, अब हो जाएगा मुझे लगता है। वो हिंज जैसा मानना ही पड़ेगा, है ना अपन को, नहीं तो नहीं कर पाएंगे उसको अपन। ठीक है, या और भी सोचता हूँ, 1 मिनट रुको। इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक तो एमजी लगेगा, फिर एमजी के अलावा क्या फोर्स हो सकता है, नॉर्मल फ्रिक्शन हो सकता है जो इस पॉइंट से होगा, है ना। नॉर्मल या फ्रिक्शन हो सकता, नॉर्मल फ्रिक्शन वो सब इस पॉइंट पे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होगा। हिंज ना हो तो भी अपन इसको कर सकते हैं, अगर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए सब बच्चों। ये अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना, ध्यान से सुनिए, हिंज ना हो तब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि रोटेट नहीं कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क जो होगा बैलेंस होना चाहिए, इस पे जो नेट टॉर्क होगा बैलेंस होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या। हिंज जरूरी नहीं है ना, हिंज के बिना भी हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। अब नॉर्मल और फ्रिक्शन को हटाने के लिए अपन जो ये पॉइंट था ना, इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन है या नहीं कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका टॉर्क जीरो आ जाएगा, नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो हो गया। तो इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो एक एमजी का टॉर्क बन रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क ने बैलेंस करना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो हिंज अब जरूरी नहीं लग रहा, वो जरूरी नहीं कि हिंज हो वहां पे, तो सही है क्वेश्चन वो, ठीक है, क्वेश्चन सही है बिल्कुल। चलो, अब क्लियर है ना, यस। हाँ, उन्होंने बस उस पॉइंट के अलोंग टॉर्क निकाला है, हिंज जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो थोड़ा सा और अच्छे से समझ के अपन ने देखा तो एग्जैक्ट सही क्वेश्चन था। वो डायग्राम बनाने में थोड़ा सा उन्होंने वो पॉइंट जैसा कुछ दिखा दिया, वो ऐसा दिखाना नहीं था, वो मिसलीड कर रहा है थोड़ा सा हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। तो और कोई दिक्कत, एक्सरसाइज 1 और इलस्ट्रेशन सब हो गए, एक्सरसाइज 2 पे आ जाए अपन। हाँ, एक्सरसाइज 2 कॉम्प्रिहेंशन 1, बोलो कोई समस्या। कॉम्प्रिहेंशन 1 मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन अपना बिगनर बॉक्स में था। हाँ चलो, कॉम्प्रिहेंशन 1 फिर कुछ नहीं दिक्कत है, मान लू मैं। कॉम्प्रिहेंशन 2, कॉम्प्रिहेंशन 2 फोर्थ क्वेश्चन आया मेरे पास। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 2, in uniform magnetic field if the angle between v vector and b vector is 0 to 90, path of particle is helix, हाँ ठीक है, with its axis parallel to b vector and plane perpendicular to b vector, ठीक है। Here v vector is velocity vector of particle and b vector is magnetic field vector. Let v1 with the component of velocity vector along the magnetic field and v2 with the component perpendicular to magnetic field. Suppose p is the pitch, t is time period and r is the radius of helix. तो उन्होंने कुछ ऑप्शन अपन को t वगैरह के फॉर्मूले दे रखे, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या, चार्ज पार्टिकल q, m is released from the origin with velocity i cap, v naught i cap in uniform magnetic field, और magnetic field दे रखी किधर है। अब क्या पूछ रहे हैं थर्ड में, पिच ऑफ द हेलिकल पार्ट डिस्क्राइब्स द पार्टिकल। पिच तो मुझे लगता है आप निकाल पाओगे, वेलोसिटी का अलोंग द फील्ड कंपोनेंट ले लो,
और इनटू टाइम पीरियड कर दो, तो पिच वाला पोर्शन तो हो गया। हाँ ठीक है। सेकेंड, z component of velocity is √3 v0 by 2 at a time। अब इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो i प्लस j के कुछ डायरेक्शन में दिए, तो उस डायरेक्शन में एक्सिस होगा, हेलिक्स का एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा, उसका परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा, है ना। तो उसका परपेंडिकुलर प्लेन तो कुछ एंगल पे आएगा, ठीक है। जस्ट सेकेंड, मैं डायग्राम बनाता हूं, कोशिश करते हैं इसका डायग्राम बनाने की। 3D में है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा बनाना। चलो देखते। तो XY प्लेन में हमें मैग्नेटिक फील्ड दी है, XY प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड दी है। उस मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप देखें ध्यान से, जो वैल्यू दे रखी है, I में b0/2 और J में √3 b0/2, मतलब cos 60 sin 60 वाला दिख रहा है मुझे कंपोनेंट, मतलब ये 60 डिग्री एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, एक्स एक्सिस 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो इस तरफ हेलिक्स का एक्सिस, चार्ज पार्टिकल ओरिजिन से फेंका, उसको इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग दिए, तो एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। कितना होगा वो, v sin 60, मतलब √3 b/2, √3 v0/2। सही बात है। v का cos 60, v का sin 60, sin 60 होगा √3 v0/2, है ना। अब z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है। तो z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखो, ये जो कंपोनेंट है पूरा √3 v0/2, ये पूरा की पूरा बोल रहे हैं कि कब होगा। उन्होंने ऑप्शन पढ़ो फोर्थ, उन्होंने वो चाह रहे कि z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जैक्टली ये हो जाए। तो z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये कब होगा, जब पार्टिकल ऐसा घूम गया। पहले तो v क्रॉस भी किधर होगा सोच लेते हैं। तो v क्रॉस भी इधर आएगा, सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं है, 3D में सोचो, यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर है, पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ठीक है। अभी उसकी वेलोसिटी एकदम XY प्लेन में है, जब एग्जैक्टली 90 डिग्री घूम गया तो वेलोसिटी z के पैरेलल हो जाएगी ना, z इधर, तो वेलोसिटी z के पैरेलल होने के लिए उसे 90 डिग्री घूमना चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या, है ना। मतलब टाइम पीरियड का 1/4 टाइम लगना चाहिए उसे, ठीक है। फिर से सोच लो, उसका सर्कुलर मोशन देखो ऐसा है, ये उसका सर्कुलर मोशन का पाथ है। 3D में इमेजिन करो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ से ऐसा सर्कल बन रहा है। इस सर्कल में ये जो वेलोसिटी है पूरी की पूरी तुम्हें z एक्सिस के अलोंग चाहिए। तो जो XY प्लेन है में वेलोसिटी, उसको तुम्हें 90 डिग्री घुमाना है, पूरा z एक्सिस में लेना है, 90 डिग्री घुमाना है। तो 90 डिग्री सर्कल में घूमना चाहिए पार्टिकल, तो t/4 टाइम लगेगा। आंसर t/4, ठीक है। सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होता, सर्कुलर मोशन की जो स्पीड होती है वो तो कांस्टेंट रहती है ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। चलो, तो फोर्थ का आंसर तो आ गया अपने पास। अब फिफ्थ, मैक्सिमम z कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज, तब खुद सोच लो, मैक्सिमम z कोऑर्डिनेट तुम्हें समझ में आ रहा है, ये z एक्सिस में, इधर की तरफ z एक्सिस है, यहां से सर्कल ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, तो मैक्सिमम z कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2r, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो अगला, व्हेन z कोऑर्डिनेट हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट y कंपोनेंट जो भी पूछा है, तो आप कर सकते हो, मुझे लग रहा है। यहां से पार्टिकल घूम के ऐसा आएगा, तो उसकी जो ये वेलोसिटी है ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में, एकदम अपोजिट, है ना। और एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर था, वो दोनों मिलकर कुछ वेलोसिटी नेट में बना देंगे, तो देख लेना एकदम पार्टिकल जब पूरा 180 डिग्री घूमेगा तो वेलोसिटी बिल्कुल उल्टा हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी बिल्कुल ऐसे। तो ये वेलोसिटी और इधर की वेलोसिटी, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उधर नेट वेलोसिटी बचेगी। हो जाएगा क्या, बाय ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 8 पे आते हैं, अभी तो अपन इसकी बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन 2 क्लियर हो रहा है क्या पूरा, कॉम्प्रिहेंशन 2 क्लियर, किसी को कुछ डाउट है इसमें पूछ सकते हो आप। चलो बच्चे बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर तो कॉम्प्रिहेंशन 2 हो गया। कॉम्प्रिहेंशन 3, curve in the graph shows graph shown given the function of radial distance are the magnitude b of the magnetic field inside and outside of a 4 long wire। अच्छा, 4 इनफाइनाइट लेंथ जैसे वायर है और उनकी मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है हमको, है ना।
तो विच हैज द ग्रेटेस्ट रेडियस, सबसे देखो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल होती है, तो जिस वायर में वो प्रोपोर्शनली सबसे ज्यादा रेडियस तक गई उसकी सबसे बड़ी रेडियस, तो ए वाले में मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी रेडियस होना चाहिए। 7 का ए समझ में आ रहा है? 7th वाला ऑप्शन, 7th का जो ए वाला ग्राफ है वो देखो सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस तक वो रेडियस के प्रोपोर्शनल जा रहा है। अच्छा सी होगा, उससे भी आगे सी वाला जा रहा है। हाँ हाँ सही है, उससे भी आगे सी वाला जा रहा है, मैंने देखा नहीं ध्यान से। ए से भी आगे सी वाला रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो सी होना चाहिए, बिल्कुल सही। फिर बोला है विच वायर हैज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो वायर की सरफेस पे सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड किसकी दिख रही है? ए पर दिख रही है। ए पर देखो मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट, जब एकदम प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई ना मैग्नेटिक फील्ड की, तब सरफेस पे पहुंच गए वायर के, तो उस समय ए की सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ चलो, अब 9th में बोला है करंट डेंसिटी इन वायर ए, अब वायर की रेडियस ज्यादा और सरफेस रेडियस, करंट डेंसिटी तुम कंपेयर कर सकते हो करंट बाय एरिया से, तो मैं सरफेस वायर की सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाय 2 होती थी ना, याद है? तो म्यू नॉट जे आर बाय 2 ये होती थी वायर की सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड, इसको वायर की रेडियस डाल देना, ठीक है? तो तुम मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस का तुम कंपैरिजन कर सकते हो, है ना? यस चलो, और दूसरी चीज स्लोप, बी प्रोपोर्शनल टू आर, इसका स्लोप जे के प्रोपोर्शनल, तो जे निकालने के लिए स्लोप से सोच सकते हो, किसका स्लोप ज्यादा उसके अंदर करंट डेंसिटी ज्यादा, बिल्कुल सही। चलो इसके बाद कॉम्बिनेशन 4 आया हमारे पास। कॉम्बिनेशन 4 तो मुझे लगता है कि डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है क्या कॉम्बिनेशन 4 में? देखो अच्छे से 12, 12th में क्या डाउट है बोलो? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या समस्या है इसके अंदर? यशवर्धन, सर वर्क कौन करेगा? mg करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसका वर्क हो जाएगा। 12 में बोला अपर वायर इज डिस्प्ले स्लाइटली फ्रॉम मीन पोजीशन, रिलीज द इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन एज वायर मूव्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वायर बताओ। तो अपने क्लास में करा है डिस्कस है, तो अपन जब सबसे ऊपर देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी सबसे एक्सट्रीम ऊपर और सबसे एक्सट्रीम नीचे जीरो हो जाएगी, और ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, वो कहाँ जा रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क जो है उससे जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड का तो जीरो होना चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड का ऑन चार्ज जीरो होता है, अपन ने एक चार्ज पर जीरो पढ़ा है, ठीक है? यहाँ जीरो क्यों होगा? वायर का डिस्प्लेसमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये तो हो रहा है ना? चलो ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैच दो कॉलम आ गए हमारे पास, तो बताओ मैच द कॉलम में मुझे दिख रहे 4 मैच द कॉलम फर्स्ट पेज पे, 4 में से किसी में डाउट? 14, 15, 16, 17, 14। A charged particle is moving a circular path in uniform magnetic field, तो इसमें क्या समस्या है? कौन से वाला ऑप्शन में समस्या है? क्या समस्या है इसके अंदर? इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो इक्विवेलेंट करंट होगा चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम पीरियड इन मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है तो तुम लिख सकते हो। डाउट बताओ, इसमें टू वे डिस्कशन चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने नंबर बोल दिया और मैंने बता दिया, ये चीज नहीं चलेगी अपने पास, ठीक है? तो डाउट समस्या क्या है आपकी बताओ? v वेलोसिटी है ना? नहीं, v स्पीड होना चाहिए यहाँ पर, v स्पीड मानना चाहिए अपन को, वेलोसिटी नहीं स्पीड। स्पीड होना चाहिए। फर्स्ट में पूछा है इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज बाय टाइम पीरियड कर दो, हो जाएगा क्या? बोलो। चार्ज मान लीजिए क्यू फ्लो कर रहा है, टाइम पीरियड होता है 2π/क्यू बी, तो ये तो डिपेंड ही नहीं करेगा देखो वेलोसिटी पे। हाँ या ना, कुछ तो बताओ।
ये कुछ बोल भी नहीं रहे हो, ऐसा मजा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिस्कशन का मतलब होता है अपन बात करें कि आप लोग भी बताओ आपको समस्या क्या है, आया नहीं आया कुछ रिप्लाई करो, ठीक है। तो गोपाल अब बोल रहे हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके अलावा 15, 16, 17 में कोई डाउट? 15, 16, 17 में कोई डाउट? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 15, 16, 17 में कोई डाउट? कोई भी नहीं है? इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप 26 तक क्वेश्चन से बताओ। ट्वेंटी टू। A cylindrical conductor of radius r carries the current along its length. The current density J, however, it is not uniform over the cross section of the conductor, but is function of radius according to J equal to PR. Find an expression for the magnetic field for r is less than capital R and distance r2 which is measured from the axis. तो इसमें समस्या क्या है? 22 में मैग्नेटिक फील्ड अपन को निकालना है, तो एम्पीयर सेकंड लॉ लगा लो। और J वेरिएबल दिया अपन को, J सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे J की वैल्यू b इंटू आर है। अब सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे जाकर अगर वहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये अपना एम्पेयर लूप ले लो, दिस इज एम्पेयर लूप। इस पे इंटीग्रल b डॉट dl तो हो जाएगा b इंटू 2 x इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट इनक्लोज। तो इसके अंदर अंदर कितना करंट है वो निकालो। कैसे निकालोगे करंट? J की वैल्यू जो है इंटू 2πr dr फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू x, 0 टू x टोटल करंट निकालो। तो समझ में आया? एम्पेयर सेकंड लॉ से b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई इंक्लोज ऐसे निकाल लेंगे अपन। गोपाल बताइए, ये अपन ने करा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि शायद ये आपको आ रहा होगा। तो क्या मुझे सही लग रहा है? ये b इंटू 2πx समझ में आया कैसे करा? ओके चलो उसका 25। A very long straight conductor has a circular cross section of radius r and carries a current density J. Inside the conductor, there is a cylindrical hole of radius A whose axis is parallel to the axis of the conductor and distance b from it. Let z axis be the axis of the conductor. Let the axis of the hole be at x equal to b. Find the magnetic field on the axis at x equal to 2r or on the y axis at x equal to 2r. तो इसमें समस्या क्या है आपको? दोनों इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, जो पॉइंट्स बोले वहां पर। तो आप क्या कर सकते हो कि जिस जगह होल है, जहां कैविटी है, वहां पे करंट मान लो और नेगेटिव करंट भी मान लो। नेगेटिव करंट के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा ये। सर 25 में फर्स्ट केस में जो कैविटी है उसकी बी में डिनोमिनेटर गलत आ रहा है। अच्छा तो पहले तो देखो क्वेश्चन में अपन को बोला क्या है, वेरी लॉन्ग करंट वायर है, उसमें करंट डेंसिटी दे रखी, करंट डेंसिटी दे रखी है आपको। देखो आपको करंट डेंसिटी दे रखी है, तो आप वो पूरे सॉलिड वायर को पूरा सॉलिड मान लो एक तो, और जो दूसरा कैविटी का पोर्शन है वहाँ नेगेटिव करंट मान लो। मान लो यहाँ बाहर की तरफ करंट है I1, यहाँ अंदर की तरफ करंट है I2, तो दोनों के फील्ड वो x इक्वल टू 2r पे लिख लो। तो ड्यू टू लॉन्ग वायर वो उसके बाहर पॉइंट है, कैविटी के भी बाहर पॉइंट है। लॉन्ग वायर के सेंटर से 2r डिस्टेंस से पॉइंट होगा वो, और कैविटी के सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगा? ये b डिस्टेंस बोली थी, तो 2r माइनस b। अब दोनों की फील्ड लिख के, अब एक में करंट बाहर तो फील्ड ऊपर, एक में करंट अंदर तो फील्ड नीचे, सब्ट्रैक्ट कर लेना। म्यू नॉट आई बड़े वायर का करंट होगा J इंटू पाई, उसकी जो भी रेडियस दी क्वेश्चन में, जो भी रेडियस दी वो लिख लेना। एक मिनट, रेडियस क्या दी है हमको? इसकी r दी है ना, तो J इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2r, और दूसरे वायर की फील्ड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो म्यू नॉट J इंटू इसकी रेडियस कितनी दी थी हमको क्वेश्चन में? इसकी रेडियस हमें a दी है ना, तो J इंटू पाई a स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस विल बी, a हो गया करंट, अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2r माइनस b। यहाँ से 2r, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है वो चेक कर लो। तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस b है। अब हो जाएगा
अच्छा, तो अब इसे कर पाएंगे क्या? ऐसा ही करा, बस इससे जो आ रहा है वो सही है। ठीक है, हाँ बस इससे जो आ रहा है वही सही है आंसर, और क्या। तो अब इसमें डाउट क्या है फिर यशवर्धन? आप कुछ लिख रहे हो ए डबल सी में तो 2r माइनस बी है, क्या लिख रहे हो? हाँ एक बार देख लो उसको अच्छे से, ठीक है। चलो, और कोई डाउट? एक्सरसाइज टू कंप्लीट, और किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो 28 एक और आया मेरे पास, 28 स्टेटमेंट 1, इन अ कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन कीप ऑन मूविंग बट नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सही है, नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सही है, क्योंकि वो रैंडम मोशन करते रहते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बी, इन अ कंडक्टर द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, बिल्कुल सही बात। हेंस नो करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टर, बिल्कुल सही बात, और यही सही एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए, है ना। भाई कंडक्टर में करंट नहीं होता है, उसका रीजन ही यही है, और करंट नहीं होता है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का नेट फोर्स भी 0 आएगा। हाँ ओके, ठीक है बेटा। चलो, और कोई डाउट? कंप्लीट मान ले इसको अपन। ठीक है, चलो तो अब हमें इसके बाद मैग्नेटिज्म चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी से कुछ रीड करना स्टार्ट करा था, उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। कुछ थ्योरी के पॉइंट बेसिक बेसिक अपने बचे हैं, तो वो कंप्लीट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो देखो ये आपको दिख रहा होगा, मैग्नेटिज्म का मैंने पीडीएफ शेयर करा है, तो इसमें हमारे शुरू के पेजेस तो ये हो चुके थे। ये बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनॉइड, ये कुछ पोर्शन है, ये अपन बात करने वाले थे। तो बार मैग्नेट इज लाइक अ सोलोनॉइड, बार मैग्नेट इज लाइक अ सोलोनॉइड, ये वाली पॉइंट हमारा चल रहा था, ठीक है। अब ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में, शुरू अपन पढ़ लेते हैं कुछ चीजें इसकी, फिर कुछ चीजें इसकी अपन स्किप कर सकते हैं, जैसे जो डेरिवेशन है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो स्किप कर देंगे अपन, ठीक है। चलो, तो आ जाते हैं अपन। पिछली क्लास में कोई बच्चा हेल्प कर रहा था मेरी पढ़ने में, तो कौन था? ओके यशवर्धन, ओके वैभव, चलो स्टार्ट करते हैं वैभव अपन। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलोनॉइड, यहां से स्टार्ट करते हैं आज अपन। हेलो सर, हाँ आवाज बेटा, आ रही हाँ आ रही बेटा, बोलो। है? ओके सर। In the previous chapter, we have explained how a current loop acts as a magnetic dipole. हाँ We mentioned Ampere's hypothesis that all magnetic phenomena can be explained in terms of circulating currents. ओके ओके, ये वाला Recall पॉइंट that अपन the ने भी पढ़ा magnetic था dipole ना, एक मिनट रुको। ये वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था ना बच्चों, कि जितने भी मैग्नेटिक फिनोमिना है उसको अपन करंट लूप से समझा सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे पास जो करंट लूप होता है वही रीजन है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का, है ना। ये शायद अपन ने भी बात करी थी, ये एक्चुअली किसने दिया था, ये वाली हाइपोथेसिस एम्पियर्स ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। Recall that the magnetic dipole moment M associated with a current loop was defined to be M equals to NIA, हाँ अच्छा, where ये जो is बोल्ड, numbers in ये the जो loop बोल्ड लिखते हैं ना ये लोग, current. डार्क डार्क जो लिखते हैं, ये कैपिटल एम, जैसे स्मॉल एम यहाँ पे डार्क है, ये ए यहाँ पे डार्क है, तो ये क्या बता रहा है ये पता है आपको यहाँ पे डार्क क्यों करा है? वेक्टर्स, बिल्कुल सही है ना। तो कई बच्चों के मेरे पास डाउट आते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, वो लोग पता नहीं क्यों, मतलब हाँ प्रिंट मिस्टेक नहीं बेटा, है वेक्टर्स है, ये स्मॉल एम एक वेक्टर है और ये ए एक वेक्टर है, वेक्टर को बोल्ड बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं ये लोग, ठीक है।
हाँ चलो आगे बढ़ते। where n is the number of turns in the loop, हाँ I the current, and a the area vector. एरिया वेक्टर। हाँ The resemblance of magnetic field lines for a bar magnet and a solenoid suggests that a bar magnet may be thought of as a large number of circulating circuits in an analogy with a solenoid. Cutting a bar magnet in half is like cutting a solenoid. We get two smaller solenoids with weaker magnetic properties. The field lines remain continuous, emerging from one face of the solenoid and entering into the other face. One can test this analogy by moving a small compass needle in the neighborhood of a bar magnet and a current carrying finite solenoid, and noting that the deflections of the needle are similar in both cases. ठीक है। तो बेसिकली क्या समझाना चाह रहे हैं ये कि करंट कैरिंग कॉइल इज वेरी सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। हमारी जो सोलोनॉइड है इट इज वेरी सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो सोलोनॉइड को कट करना इज इक्वलेंट टू अ बार मैग्नेट को कट करना। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन समझ रहे हैं अच्छे से। चलो आगे, टू मेक दिस एनालॉजी। हाँ To make this analogy more firm, we calculate the axial field of a finite solenoid depicted in figure 5.4a. We shall demonstrate that at large distances this axial field resembles that of a bar magnet. ओके, तो ये डेरिवेशन तो हमें आता है ना, तो हम ये डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। उन्होंने आगे एक सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट द सोलोनॉइड इन फिगर। तो ये उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पूरी डिराइव करी सोलोनॉइड की, तो डेरिवेशन तो हमें आता है ना, तो डेरिवेशन में नहीं जाने वाले अपन। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन अपन स्किप कर देंगे। ठीक है, ये हमें आता है, ये जो भी फॉर्मूला निकाल रहे हैं हमें पहले से पता है। बस अब इसके अंदर एंड में आ जाते हैं अपन, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो समझ लेते हैं बस। हाँ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपन। नोट दैट, हाँ Note that the magnitude of the magnetic moment of the solenoid is m equals to n into 12 I pi a square, that is total number of turns into current into cross sectional area. तो उन्होंने ये जो ऊपर जो टर्म बन गया है ना, उसको उन्होंने एम लिख दिया, मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो एक तरह से ये जो टर्म है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी आ गई एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोलोनॉइड। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश करी उन्होंने। अगर आप इसको देखेंगे कि क्या करा उन्होंने, तो उन्होंने एक बार मैग्नेट और सोलोनॉइड को एक जैसा प्रूव करा है। बार मैग्नेट और सोलोनॉइड को एक जैसा प्रूव करा है। तो हमारे पास एक करंट लूप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न से, उससे अगर बहुत दूर चले जाओ, तो याद करो इसके बहुत दूर जाके जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती थी वो हमने पढ़ी थी, कितनी आती थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई इंटू एरिया ऑफ द रिंग डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें ये एक्स बहुत बड़ा होगा आर से, तो डिनोमिनेटर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें एक आर को इलिमिनेट कर दो, आर को हटा दो, निग्लेक्ट कर दो। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई पाई आर स्क्वायर, और आई इंटू पाई आर स्क्वायर को मैग्नेटिक मोमेंट लिख देंगे, आई इंटू पाई आर स्क्वायर रिंग का एरिया इंटू करंट मैग्नेटिक मोमेंट, और नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब। तो बिल्कुल यही एक बार मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो भी इसी के जैसा एक्सप्रेशन आता ना, 2p/r³, 2kp/r³। तो वैसे एक्सप्रेशन है। मान लो मेरे पास यहाँ नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, यहाँ साउथ पोल है, तो मैग्नेट से अगर कोई लार्ज डिस्टेंस एक्स पे जाएगा तो वहां उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो यही मिलती है, म्यू नॉट बाय 4 पाई विच इज इक्वलेंट टू k फिर 2m बाय एक्स क्यूब। तो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। तो बार मैग्नेट और एक करंट लूप एक जैसा दिखता है। ठीक है, और करंट लूप एक्चुअली सोलोनॉइड है, अपन उसके पास में देखेंगे तो सोलोनॉइड है, दूर से देखेंगे तो करंट लूप जैसा दिखेगा वो। तो ये पूरा समझाने की कोशिश करिए यहाँ पर। क्या है आपको सारे पॉइंट क्लियर? क्या है सबको क्लियर? यस, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। This is also the far axial magnetic field of a bar magnet, which one may obtain experimentally. Thus, a bar magnet and a solenoid produce similar magnetic fields.
The magnetic moment of a bar magnet is thus equal to the magnetic moment of an equivalent solenoid that produces the same magnetic field. ठीक है. Some textbooks assign a magnetic charge, also called pole strength, plus qm to the north pole and minus qm to the south pole of a bar magnet of length 2l and magnetic moment qm into 2l. ठीक है. The field strength due to qm at a distance r from it is given by mu naught qm upon 4 pi r square. The magnetic field due to the bar magnet is then obtained both for the axial and the equatorial case in a manner analogous to that of an electric dipole. The method is simple and appealing. However, magnetic monopoles do not exist, and we have avoided this approach for that reason. ठीक है. चलो, तो ये पैराग्राफ पढ़कर आपको क्या समझ में आया? ये पैराग्राफ पढ़कर क्या समझ में आया बच्चों? आपको ये लाइन का मतलब समझ में आया? वी हैव अवॉइडेड दिस अप्रोच फॉर दैट रीजन. अच्छा, ठीक है. पोल्स को चार्ज जैसा मान लेते हैं, ऐसा एक मेथड है, पर एनसीईआरटी ने इसे अवॉइड करा है. ठीक है. अब मैं पूछता हूँ आपसे कि कहाँ अवॉइड करा? सब कुछ तो लिख दिया इन्होंने भाई, कैसे डिराइव करना है सब कुछ तो लिख दिया है, तो अवॉइड का करा? तो समझ में आई बात भाई, कैसे डिराइव होती है चीजें सब तो लिख दी है इस पैराग्राफ में, है ना. कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसा करते हैं. उन्होंने क्या लिख दिया देखो, some textbook assign a magnetic charge also called a pole strength plus qm to the north pole and minus qm to the south pole of a bar magnet of length 2l and magnetic moment उसका डिफाइन कर देते हैं. ठीक है. तो उन्होंने सब तो लिख दिया है, और एक सिंगल पोल की मैग्नेटिक फील्ड ये होती है सिंगल पोल की वजह से, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा. इलेक्ट्रिक फील्ड अपन किसी चार्ज के लिखते थे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो किसी अकेले पोल की मैग्नेटिक फील्ड होती है के बदले म्यू नॉट बाय 4 पाई आता है, क्यू के बदले उसका पोल स्ट्रेंथ लिख दी उन्होंने क्यू एम, और नीचे आर का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर. तो पूरी चीज तो लिख के बता दी उन्होंने. ठीक है. हाँ, देखो आप ये समझने की कोशिश करो कि उन्होंने बोल रहे कि गलत है, लेकिन सब कुछ बता दिया. ऐसा बहुत सारी किताबों में होता है. ठीक है. तो ये जो भी चीजें उन्होंने लिख दी है ना, तो आप वो फ्री है इस पे क्वेश्चन पूछने के लिए. आप मेरा पॉइंट ये समझो कि उन्होंने भले ही ये लिख दिया है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने सारे मोनोपोल के लिए जो चीज होती है वो बता दी है. नाउ दे आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन उस मेथड पे, जो मेथड की बात कर रहे हैं वो, जिसको उन्होंने अवॉइड करा उसको पूरा बताकर अब उस पर क्वेश्चन पूछने के फ्री हो. तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो भी पढ़ना है. समझे? जो ये बोल रहे हैं ना इन्होंने अवॉइड करा है, वो अवॉइड करना करानी है, वो अपन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. चलो वो अपन पढ़ेंगे अभी बोर्ड पे. अभी एनसीईआरटी में थोड़ा सा आगे क्या है वो देख लेते. हाँ, अब मेरा शायद पॉइंट समझ में आया आपको, है ना. कुछ बच्चों को अब समझ में आ रहा है. गोपाल बोल रहा है हाँ हाँ, है ना. चलो, तो ये लोग वो चालाक है, इन्होंने क्या करा है, चीजें बता दी अपन को और बोला कि ये गलत है लेकिन बता दिए, तो अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और पूछते हैं क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस मेथड पे, तो अपन भी देखेंगे. अब ये पढ़ना ही पड़ेगा अपन को. चलो आगे पढ़ते हैं अपन. अभी तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते, फिर अपन वो बोर्ड पे अपन डिस्कस करेंगे. आगे पढ़ते. The dipole in a uniform magnetic field. हाँ, The तो pattern of किसी, iron. हाँ ठीक है, किसी डायपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर टॉर्क लगता है. ये सब चीजें मैंने तुम्हें बता दी थी एमईसी में, तो वही सारी चीजें यहाँ पर आ रही है. तो थोड़ा इसको देख लेते हैं अच्छे से. हाँ, The pattern of iron filings, that is the magnetic field lines, gives us an approximate idea of the magnetic field B. We may at times be required to determine the magnitude of B accurately. This is done by placing a small compass needle of known magnetic moment m and moment of inertia I and allowing it to oscillate in the magnetic field. This arrangement is shown in figure 5.4b. ठीक है. अपन ने पढ़ा था ना कि किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर टॉर्क लगता है m क्रॉस b, और अगर एंगल छोटा रख के छोड़ दिया जाए तो एसएचएम करता है. तो वो एसएचएम का टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं. वो टाइम पीरियड निकाल के फिर मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी अपन को, है ना. तो वही चीज करी है इन्होंने. आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन.
ठीक है, देखते पूरा क्या लिखा है। सारे पढ़ू पूरा, डेरिवेशन ही करना। हाँ पढ़ लेते हैं अपन, ये वाला आता है अपन को, शॉर्ट में देख लेते हैं। टॉर्क अपन लिख सकते हैं mb sin थीटा। टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क जैसा बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लग रहा है, तो टॉर्क को लिख दिया I इंटू अल्फा, ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अल्फा हो गया, इक्वल टू टॉर्क को लिख दिया माइनस mb sin थीटा। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि वो रिस्टोरिंग के मतलब कि डायरेक्शन उसकी थीटा के अपोजिट है। अब नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है यहाँ पर? वही रिस्टोरिंग होने की वजह से। अब उन्होंने थीटा को छोटा ले लिया, तो वही एसएचएम की कंडीशन डिराइव कर ली। देखो अपन भी कर चुके हैं ये सब। टाइम पीरियड निकाल लिया। अब अगर किसी को टाइम पीरियड पता है तो मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है कितनी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लिया इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो ये बोल रहे हैं कि जब अपन को मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो किसी पॉइंट पर, तो वहाँ छोटा सा इलेक्ट्रिक डायपोल ले जाओ, उसको एसएचएम करा दो, उसके एसएचएम का टाइम पीरियड मेजर कर लो, उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, चलो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है हमारा छोटा डायपोल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ an expression for the magnetic potential energy can also be obtained on the line similar to electrostatic potential energy। तो वो हमारी माइनस एम डॉट भी अपन ने पढ़ी थी, है ना, वो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। We have emphasized We in have chapter, emphasized हाँ in पढ़ो पढ़ो। We have emphasized in chapter 2 that the zero of potential energy can be fixed at one's convenience. Taking the constant of integration to be zero means fixing the zero of potential energy at theta equals to 90 degree. That is when the needle is perpendicular to the field. Equation 5.6 shows that potential energy is minimum, that is equals to minus mb at theta equals to 0 degree, and maximum that is plus mb at theta equals to 180 degree, most unstable position. ठीक है, तो ये कुछ थीटा एनर्जी की बात करी, अपन जानते हैं ये सब। फिर कुछ इलस्ट्रेशन से, ये इलस्ट्रेशन आप सब पढ़िएगा, मैं ये अभी नहीं करवा रहा आपको, आप खुद से पढ़िएगा ये। ठीक है, और जो थ्योरी वाले इलस्ट्रेशन है वो बस काम के होते हैं, बाकी तो न्यूमेरिकल तो ठीक है अच्छे ही है, पर ये जो थ्योरी वाला है ना, जैसे ये पूरा 5.3 है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा। चलो, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग है वो पूरी बात करी इन्होंने वापस, जो बोल रहे थे हम बताएंगे नहीं, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे थे ना, उसकी पूरी बात करी देखो इन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक से एनालॉजी की बात करी है। चलो पढ़ते हैं अपन। Comparison of equations 5.2, 5.3 and 5.6 with the corresponding equations for electric dipole suggests that magnetic field at large distances due to a bar magnet of magnetic moment m can be obtained from the equation for electric field due to an electric dipole of dipole moment p by making the following replacements. E को b से रिप्लेस कर दिया, p को m से, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट बाय 4 पाई से। बिल्कुल सही, हाँ। In particular, we can write down the equatorial field BE of a bar magnet at a distance r for r very greater than L, where L is the size of the magnet. BE is equals to minus mu naught m upon 4 pi r cube. तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, याद करो वो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होती थी, तो माइनस के पी बाय आर क्यूब होती थी, तो वो लिख दिया, के के बदले म्यू नॉट बाय 4 पाई, पी के बदले एम डिवाइड बाय आर क्यूब, है ना। और लाइकवाइज एक्सियल डायरेक्शन की फील्ड भी होती थी म्यू नॉट बाय 4, एक्सियल डायरेक्शन की होती थी 2 के पी बाय आर क्यूब, तो 2 का 2 रहने दिया, के बदले म्यू नॉट बाय 4 पाई, पी के बदले एम नीचे आर क्यूब, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने लिखी है, ये तो लार्ज डिस्टेंस के लिए लिखी है, लार्ज डिस्टेंस के लिए लिखी है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी आती है क्या आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने शॉर्ट डिस्टेंस एक इलेक्ट्रिक डायपोल के पास में भी लिखी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो वो वाले फॉर्मूले भी कभी कभी लग जाते हैं, तो वो भी याद होना चाहिए आपको, है ना, तो वो भी कन्वर्ट करके लिखना। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूले थे, जैसे एक्सियल पोजीशन पर शॉर्ट डिस्टेंस पे है, इक्वेटोरियल पे शॉर्ट डिस्टेंस पे है, तो क्या फॉर्मूले बनेंगे वो भी याद करना रहेंगे आपको, कि आपको डिराइव करते आना चाहिए। ठीक, उसकी भी जरूरत पड़ती है हमको। चलिए आगे बढ़ते फिर।
क्या मैं क्या कहाँ से करना है सर? हाँ, ये टेबल जो है, अब 2 मिनट रुको, मैं बता देता हूँ सबको। ये जो टेबल है, टेबल तो आप लोग देख ही सकते हैं। टेबल में डायपोल मोमेंट को किससे रिलेट करना है, 1/ε0 को म्यू नॉट से रिप्लेस करना है। तो ये अपन ने जो भी अभी तक बातें करी है वो सब इन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में लिख दी, ठीक है। फिर कुछ इलस्ट्रेशन है, ये आप वो इलस्ट्रेशन देख सकते हो। और ये अगेन एक 5.5 जो है बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, थ्योरी का है पूरा। तो ये पूरा करना है आपको, मैं अभी नहीं करा रहा आपको क्लास में, लेकिन ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको जरूर पढ़ के समझिए, ठीक है। इसको बाद में कभी अपन डिस्कस कर सकते हैं, आप डाउट वगैरह क्लास में। फिर एक छोटा सा पॉइंट बचता है, मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ, ये और पढ़ लेते हैं अपन। मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ, ठीक है, मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ। चलो ये चीज पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ। In chapter 1, we studied Gauss law for electrostatics. In figure 5.3c, we see that for a closed surface represented by I first, the number of lines leaving the surface is equal to the number of lines entering it. This is consistent with the fact that no net charge is enclosed by the surface. However, in the same figure, for the closed surface second, there is a net outward flux since it does not include a net positive charge. इट डज इंक्लूड, Does okay, sir. Does. इट डज इंक्लूड अ नेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये इन्होंने चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स की बात करी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स तो नेट हो सकता है, पर मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होता। जस्ट अ सेकंड, चलो यहाँ The से स्टार्ट करते situation हैं अपन। is radically different for magnetic fields which are continuous from and form closed loops. Examine the Gaussian surface represented by first or second in figure 5.3a or figure 5.3b. Both cases चलो visually ये एक बार dominant. रुको आप, ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि चल क्या रहे हैं। यहाँ पर है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि क्लोज पाथ बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती है, तो किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स उनका 0 आएगा। सही बात है क्या? दूसरे वर्ड में सोचे अपन तो किसी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स पड़ा है अपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करता है वो होता है चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चार्ज नेट तो होता ही नहीं कभी भी मैग्नेटिज्म में, चार्ज के इक्विवेलेंट यहाँ पोल चीज होती है, और पोल नेट में 0 होता है हमेशा। किसी बार मैग्नेट को काटो तो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ दोनों बनते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग कर ही नहीं सकते अपन। तो नेट पोल स्ट्रेंथ यहाँ 0 होती है, इसलिए यहाँ से नेट फ्लक्स बाय क्लोज्ड सरफेस हमेशा 0 आएगा। So Gauss law of magnetism is that net flux passing through a net magnetic flux passing through a closed surface is 0, जो इन्होंने यहाँ पे बात करी है। ये लिखा है देखो, इंटीग्रेशन B डॉट ds फॉर अ क्लोज सरफेस इज 0 यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो होता था चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे नेट चार्ज होता ही नहीं है, तो नेट चार्ज 0, इसलिए ये 0 हो गया। चलो क्या ये समझ में आया? देख लीजिए, इज दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ पर ये सारी यही बात करी है, ठीक है। चलो इसके बाद फिर उन्होंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं एक दो, तो ये आप इलस्ट्रेशन देखना, 2-3 इलस्ट्रेशन है। तो फिर बाद में चालू हो रहा है अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन इसको ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे आज, वैसे भी अपना क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, तो अपन यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अर्थ मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत चीजें भूल जाते हैं बच्चे कई बार, है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज तक जो भी हुआ उसमें मुझे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बतानी है। अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है ये बताना है, वो डिस्कस करेंगे अपन। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर बताना है, ठीक है। बार मैग्नेट की कुछ छोटी छोटी चीजें और बतानी है मुझको, बार मैग्नेट को बेंड कर दो तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आता है, तो कुछ चीजें और भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अपना अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बची है, वो सब कंप्लीट करके फिर अर्थ मैग्नेटिज्म पे आएंगे। सर अब आगे डिस्कशन कब और किसका होगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो अब हमारा एमएससी की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, तो कल तो अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म को। वेडनेसडे को हम जो भी आपका एमएससी में बच रहा है, एससीवी का चैप्टर 34 बच रहा है वो करेंगे। क्वेश्चन बैंक जितनी कर पाओ, कम से कम 10-20 क्वेश्चन कुछ करके ले आना क्वेश्चन बैंक के, तो वो करके लेके आ जाना, है ना। एससीवी एंड क्वेश्चन बैंक, ये दो टारगेट रखते हैं अपन। तो एससीवी पूरी अगर हो गई, टाइम बचा, तो अपन क्वेश्चन बैंक के भी कुछ 10-20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे,
ठीक, चलो एससीवी वेडनेसडे और क्यूबी कर लेंगे, हाँ हाँ एससीवी को कर लेंगे, ठीक है, और सैटरडे तक 1 2 3 4 पूरी कर लो, है ना। एससीवी हो गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद सैटरडे तक 1 2 3 4 पूरा कर लो, और फिर क्लास में अपन इसी चैप्टर की थ्योरी को अपन बढ़ाएंगे। आज भी अपन ज्यादा नहीं पढ़ पाए इसको, तो अब इस चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे। कैपेसिटर की जो भी बचा है वो भी कर लेंगे अपन। कैपेसिटर की क्वेश्चन बैंक भी एससीवी भी, सॉरी 1 2 3 4 भी बची हुई है अगर, तो वो भी आप करके ले आना, ठीक है, तो वो भी अपन किसी दिन बीच में कर लेंगे, है ना। चलो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।